गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य प्रकरण। ठीक है ना। तो वाक्य किसे कहते हैं, सबसे पहले बात आती है कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य पदों का वह समूह जो पूर्ण भाव स्पष्ट करे। पदों का वह समूह जो क्या करे, पूर्ण भाव स्पष्ट करे, वह वाक्य कहलाता है। ठीक है ना। पदों का वह समूह जो पूर्ण भाव स्पष्ट करे और जो कहने वाला है उसका भाव क्या, उसका अभिप्राय समझ में आ जाए, वह वाक्य कहलाता है ना। मैं कह रहा हूं आपसे कोई वाक्य, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो वह वाक्य नहीं है। ठीक है ना। तो प्रसंगानुसार हम ये भी कह सकते हैं कि पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। और वाक्य के मुख्य 6 तत्व हैं। वाक्य के मुख्य 6 तत्व हैं। पहला है सार्थकता, यानी कि जो वाक्य हो, जिसे हम वाक्य कहेंगे, वह सार्थक होना चाहिए, है ना। वह क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। निरर्थक वाक्य नहीं होना चाहिए। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं। अरे बक बक क्यों कर रहा है, तो बक बक का अर्थ क्या है? कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है वो, है ना। तो ये ऐसे शब्दों का समूह है ना, ऐसे पदों के समूह को हम वाक्य नहीं कहेंगे, है ना। शब्द क्या होने चाहिए? पद होने चाहिए सार्थक। जैसे राम खाना खाता है, सीता गाना गाती है। ठीक है ना। हम स्कूल जाते हैं, कुछ भी है जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, वो सार्थकता होनी चाहिए। वाक्य का दूसरा तत्व है आकांक्षा। आकांक्षा मतलब इच्छा, कि कोई भी इच्छा वाक्य के पश्चात बाकी नहीं रहनी चाहिए, कि अरे ये होना चाहिए, अरे वो होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं, यानी कि आप उन पदों से संतुष्ट हो जाने चाहिए, तभी वाक्य पूर्ण कहलाता है, अन्यथा वाक्य नहीं कहलाएगा। तीसरा है आसक्ति या निकटता। आसक्ति या निकटता मतलब शब्दों के बीच में, किसी भी पद में आप देखेंगे राम खाना खाता है ना। राम के बाद थोड़ा सा क्या है, स्पेस है, उसके बाद खाना, फिर थोड़ा गैप या स्पेस है, तो खाना खाता है, इस प्रकार से। तो इसमें क्या है, पढ़ने में क्रमबद्धता आती है। इस प्रकार अगर अधिक दूरी होगी, राम, फिर 2 फीट या 10 सेंटीमीटर को छोड़कर लिखा है खाना, फिर लिखा है इस प्रकार, तो वो क्या है, उसमें फिर रोचकता नहीं रह जाएगी, है ना। ऐसे पदों को पढ़ने में रोचकता नहीं रहेगी। तो इसलिए आसक्ति या निकटता, शब्दों के बीच निकटता होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए। और चौथा है योग्यता। योग्यता का मतलब है जो भी वाक्य कह रहे हैं, पद, पात्र, घटनाओं के अनुकूल होना चाहिए। जो भी पद है, जो भी वाक्य हम कह रहे हैं, वो पात्र यानी कि काम करने वाला, है ना, एक्टर, या जो भी घटना घट रही है, जिसके विषय में वाक्य कहा जा रहा है, उसके अनुकूल होना चाहिए। इतिहास, भूगोल या किसी प्रकार हमारी प्रकृति, किसी भी प्रकृति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए वाक्य की योग्यता। ठीक है ना। अगर विरुद्ध होगी तो वो वाक्य पूर्ण नहीं होगा, उसे हम सार्थक वाक्य नहीं कहेंगे। ठीक है ना। उसके बाद होगी क्रमबद्धता, की वाक्यों का क्रम होना चाहिए। ठीक है ना। निश्चित क्रम में होना चाहिए, जहां वो सटीक बैठे, सार्थक अर्थ जहां मिले, वो क्रम होना चाहिए। और लास्ट तत्व है वाक्य का अन्वय। अन्वय का मतलब है, या अन्वय का अर्थ है मेल। ठीक है ना। वाक्य में क्रिया के साथ विभिन्न पदों का आपसी मेल अन्वय कहलाता है। और क्या कहलाता है? वाक्य में क्रिया के साथ जो विभिन्न पद हैं, बहुत सारे पद हैं क्रिया के साथ, है ना, कार्य करने वाले के साथ, उनका आपसी मेल अन्वय
कहलाता है। ठीक, और वाक्य के अंग हैं 2। ठीक है ना, वाक्य के 2 अंग हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। ठीक है ना, उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है ना, और सामान्यतः वाक्य में कर्ता ही हमारा क्या होता है? उद्देश्य होता है। और विधेय का अर्थ होता है, दूसरा है वाक्य का अंग विधेय, कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या हो जाएगा? विधेय। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझेंगे कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है ना, मोहन क्या है? बहुत अच्छा लड़का है। तो वाक्य में उद्देश्य क्या हो जाएगा? कहा था जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो यहां पर कहा जा रहा है मोहन के बारे में, तो उद्देश्य हो जाएगा मोहन बहुत अच्छा लड़का है। जो बहुत अच्छा लड़का है वो हो जाएगा विधेय। समझ गए? वाक्य के अंक उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए, विधेय जिस उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो अब इतना आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे वाक्य के भेद। ठीक है ना, वाक्य के भेद हैं सरल, स्वरूप या रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। स्वरूप कहेंगे या रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है ना, और सरल वाक्य सबसे पहले, सरल जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो। पढ़ा आपने उद्देश्य और विधेय क्या होता है, समझ गए होंगे कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य है ना, और जिस उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो विधि है। ठीक है ना, तो सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधि है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझेंगे कि घोड़ा तांगा खींचता है। ठीक है ना, इसमें घोड़ा क्या है? उद्देश्य है, और घोड़े के विषय में बताया जा रहा है कि वो क्या करता है? तांगा खींचता है। तो तांगा खींचता क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक है ना, और ऐसे उद्देश्य और विधेय एक से अधिक भी हो सकते हैं। माता पिता पार्क में बैठे हैं, दूसरा एग्जाम्पल, माता पिता पार्क में बैठे हैं। माता पिता क्या है? उद्देश्य कितना हो गए? अब 2 हो गए, है ना। अब पार्क में बैठे हैं, और विधेय कितना है? 1 है। समझ गए? तो उद्देश्य और विधेय एक से अधिक भी हो सकते हैं, है ना। जैसे सरल वाक्य में आप देखेंगे, सुशील बालक बड़ों की आज्ञा मानते हैं, सामान्य सा है ना। राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है ना। कुछ भी जिसमें एक उद्देश्य है और एक मोहन स्कूल जाता है, एक उद्देश्य एक विधेय, राम खाना खाता है, एक उद्देश्य एक विधेय। तो ऐसे शब्दों को के पदों के समूह है ना, ऐसे पद क्या कहलाएंगे? सरल वाक्य कहलाएंगे। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक सरल वाक्य तथा एक आश्रित उपवाक्य हो। उपवाक्य जैसे सुना होगा आपने, उप शब्द। उप मतलब सहारा देने वाला, सपोर्ट करने वाला, है ना, किसी का सहारा देने वाला। तो कह रहे हैं जिस वाक्य में एक सरल तथा एक उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य हो, जो सरल पर आश्रित हो, है ना, ऐसा दूसरा उपवाक्य जहां हो तो वो मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे क्या है? सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा, कि सूरज उगते ही अंधेरा भाग गया। अगर ऐसा कहते हैं कि सूरज उगते ही अंधेरा भाग गया, तो एक उद्देश्य एक विधेय, तो ये क्या हो गया? सरल वाक्य हो गया। यहां पर कहा है कि सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा, कि सूरज उगा आश्रय है और सूरज उगने के साथ साथ अंधेरा भाग गया। सूरज उगते ही अंधेरा भाग गया, तो अंधेरा भाग गया क्या हो गया? उस पर आश्रित है। जब सूरज उगा तभी अंधेरा भागा, है ना। तो अभी हम आगे पढ़ते जाएंगे कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे चेंज करना है, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे करना है, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे करना है, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदलना है। ये आपने इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखना है।
समझे? तो सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा, आश्रित था अंधेरा किस पर? सूरज उगने पर आश्रित था, इसलिए वो भाग गए, है ना। जैसे आपने फर्स्ट सरल वाक्य में आपने पढ़ा, सुशील बालक बड़ों की आज्ञा मानते हैं। सरल वाक्य था, सुशील बालक बड़ों की आज्ञा मानते हैं। जो सुशील बालक होते हैं वो बड़ों की आज्ञा मानते हैं। सुशील बालक क्या था? उद्देश्य था, और बड़ों की आज्ञा मानते थे, वो क्या था? उनका उद्देश्य था। और इस वाक्य को हम मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे? अब देखो, जो बालक सुशील होते हैं, हर कोई बालक थोड़ी होता सुशील, जो बालक सुशील होते हैं वह बड़ों की आज्ञा मानते हैं। जो बालक सुशील होंगे, अब बड़ों की आज्ञा कौन मानता है? आश्रित है किस पर? जो सुशील होते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बालक सुशील होते हैं वही बड़ों की आज्ञा मानते हैं, है ना। बड़ों की आज्ञा कौन मानता है? जो सुशील होता है, सुशील पर निर्भर है वो बालक, ठीक है ना। और लास्ट हम पढ़ रहे हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में दो सरल या मिश्र वाक्य पर, दो सरल या मिश्र वाक्य, या तो दो सरल वाक्य हो या दो मिश्र वाक्य हो, परस्पर किसी अव्यय से संयुक्त हो। अव्यय परस्पर किसी अव्यय से संयुक्त हो। अव्यय मतलब, अव्यय आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि अव्यय जो किसी लिंग वचन कारक विभक्ति आदि से किसी प्रकार परिवर्तित न हो, वो शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो जिस वाक्य में दो सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय में परस्पर कोई क्या हो? अव्यय प्रयुक्त हो। जैसे अव्यय क्या है? सूरज उगा और अंधेरा भागा। देखो, अब सूरज उगा और अंधेरा भागा, और इसका कोई दूसरा रूप है? नहीं। जैसे बालक है, बालक बालको बालका। बालक मतलब एक बालक, बालको मतलब दो बालक, बालका मतलब दो से अधिक बालक। और का कोई है दूसरा रूप कि जिसे हम और कहेंगे, है ना। और को हम औरों कहेंगे तो उसका मतलब भी वही है ना। तो देखो, मिश्र वाक्य में हमने पढ़ा सूरज उगा इसलिए अंधेरा छाया। वो अब वहां क्या था? आश्रित था, है ना। उसे हम सरल वाक्य में कहेंगे सूरज उगने पर अंधेरा भाग गया, है ना। तो हम इस प्रकार कहेंगे, देखो सूरज उगा और अंधेरा भागा। हम इसीलिए बार बार एक ही पद के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतर समझ में आए, ठीक है ना। सूरज उगा और अंधेरा भागा। देखो, दो सरल वाक्य हैं, सूरज उगा लेकिन बीच में क्या है? अव्यय, और अंधेरा भागा, है ना। और किंतु, परंतु, ठीक है ना। इस प्रकार के शब्द जहां आते हैं वो अव्यय वाले शब्द जिनका कोई दूसरा रूप नहीं है, ठीक है ना। तो सूरज उगा और अंधेरा भागा, ठीक है ना। जैसे ही दूसरा आप समझे, फॉर एग्जाम्पल आप समझेंगे, घंटी बजी और छात्र कक्षा से बाहर आए। घंटी बजी, और जब घंटी बजी, है ना, और उसके बाद छात्र कक्षा से बाहर आए, दोनों सामान्य हो, ठीक है ना। बेहतर आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे आपने अब समझ लिया है कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और एक एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे, और कि भूख लगने पर मैंने खाना खाया। भूख लगी और मैंने खाना खाया। भूख लगी और मैंने खाना खाया, कौन सा वाक्य हो गया? देखो, संयुक्त वाक्य, और आगे ना बीच में, ठीक है ना। अब भूख लगी इसलिए मैंने खाना खाया, कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य। भूख लगी और भूख लगी इसलिए मैंने खाना खाया। जब भूख लगी ना, और मैं आश्रित था भूख पर, जब भूख लगेगी तब मैं खाना खाऊंगा, है ना। तो ये मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है ना। और इस प्रकार सरल में कैसे होगा? इसमें
सरल वाक्य में कैसे परिवर्तित होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे समझेंगे इससे, ठीक है ना। तो जैसे एक और वाक्य देखेंगे आप, परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं, लगते हैं कैसा वाक्य हो गया ये, कैसा वाक्य हो गया, सरल वाक्य है। परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं, परिश्रमी व्यक्ति क्या है, उद्देश्य, और अच्छे लगते हैं विधेय, ठीक है ना। और इसे हम मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं। देखो, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे क्या होते हैं, अच्छे लगते हैं, है ना। और हम इसे अगर संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, आप समझ सकते हैं, है ना। तो आप समझेंगे बेहतर, नहीं तो हम अगली वीडियो में जरूर आपको इसको बताएंगे। देखो, अब एक है सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत यही है हमारा देश, जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, है ना, सरल वाक्य। और हम इस मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे, यही वह भारत है जो सोने की चिड़िया कहलाता था। यही वह भारत है जो सोने की चिड़िया कहलाता था, ठीक है। तो समझ रहे होंगे आप कि जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था कि परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं, और मिश्र वाक्य में तो हमने बदल दिया था कि जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं, है ना। और हमने आपके लिए छोड़ा कि जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं। संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे, परिश्रमी व्यक्ति, है ना, क्या होगा संयुक्त वाक्य में, जब व्यक्ति परिश्रम करता है, ठीक है ना, तब वह अच्छा लगता है। व्यक्ति परिश्रम करता है इसलिए अच्छा लगता है। देखो, संयुक्त वाक्य हो रहा है, व्यक्ति ने परिश्रम किया क्योंकि वह अच्छा लगता था। व्यक्ति ने परिश्रम किया क्योंकि वह अच्छा लगता था, इसलिए उसने परिश्रम किया। देखो, संयुक्त वाक्य में बदल गया, है ना। अध्यक्ष, जैसे शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं। अब मिश्र वाक्य में जब तक शिक्षक रहते हैं तब तक बच्चे शांत रहते हैं, है ना। जैसे अब मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे आप, कि मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत दुबला पतला है। संयुक्त वाक्य में मैंने एक व्यक्ति देखा और वह बहुत दुबला पतला था, और वह बहुत दुबला पतला था, बीच में अव्यय आ गया है, इसलिए श्रम न करने के कारण वह परीक्षा में फेल हो गया। उसने श्रम नहीं किया, श्रम मतलब मेहनत, और वह फेल हो गया, अव्यय जुड़ गया, इसलिए ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप हिंदी व्याकरण को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और भी आपको आगे और अच्छा पढ़ना है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, है ना, अपने मित्रों को इसे शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का।